अब जो वोटिंग का सिलसिला है शुरू हो गया है, लगभग आधा घंटा बीत गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आज की वोटिंग बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज यहां पर सत्ता तय हो जाएगी। हालांकि 13 तारीख को रिजल्ट घोषित जरूर होगा, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कौन बनेगा कर्नाटक का किंग, ये बड़ा सवाल है। लगातार कर्नाटक पर नजर बनी है। We need Karnataka to be beautiful. Sarva Jananga Shanti. Let's keep the harmony. Let's vote the mineral and the byproducts now. Thank you. तो प्रकाश राज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल सबसे पहले ही कर लिया। यूं कहें सुबह 7 बजे से ही उनकी फोटो यहाँ पर देखी गई थी, उनकी पिक्चर देखी गई थी। देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल किसके सिर पर सजेगा कर्नाटक का ताज, आज तय हो जाएगा। ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। 13 तारीख को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार की बात कर लें तो सभी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी। कांग्रेस ने भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुए हैं। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची हैं। तो तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। न सिर्फ आम बल्कि खास भी यहां पर वोट कर रहे हैं। न्यूज इंडिया लगातार अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इलेक्शन को। बिल्कुल 113 वो बहुमत का जादुई आंकड़ा है जिसके लिए सभी पार्टियां जमकर पसीना बहाई इस चुनावी मौसम में, और अब तैयारी इसी की कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें उनकी पार्टी के पक्ष में। तमाम दिग्गज नेता भी सभी पार्टियों के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಜನಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನಾಡು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಾನು ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಂಡಿಸಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದಾಗುತ್ತೆ. Sir, what exactly, now you casted your vote, what you are requesting people, sir? I request upon people to come and cast their vote, because in democracy discharging of our vote is very important. Casting of our vote is very important. Discharging our duty is very important. In this direction, I call upon people to be actively participate in this entire election process. Sure. तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि पहुंची हैं वोट डालने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये संदेश भी दे रही हैं कि आप भी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगा, बसवराज बोम्मई वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, और ऐसे ही तमाम दिग्गज नेता आपको नजर आएंगे आज के दिन पोलिंग बूथों पर, जो अपने मत का इस्तेमाल भी करेंगे और संदेश भी ये पहुंचाएंगे लोगों तक कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। आप ही को तय करना है कि कांग्रेस या फिर बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में कौन होगा, क्योंकि यही दो ऐसी पार्टियां हैं
जो बदल बदल कर राज्य में अपना राज कायम करते चली आई। जेडीएस जो कि हर बार किंग मेकर की भूमिका में, कहा यह जा रहा है कि इस बार भी जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आपको दिखाई देने वाली है कर्नाटक में। हालांकि आपको ये बता दें कि जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट अभी नहीं है। जेडीएस ने अपने पत्ते हालांकि नहीं खोले हैं। जेडीएस ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की जो संभावना है उससे फिलहाल तो इनकार कर दिया है। लेकिन यदि हम कर्नाटक पर गौर फरमाएं, कर्नाटक को देखें तो लगभग आपको बता दें कि 6 भौगोलिक इलाके आते हैं और उसी के आधार पर हम पूरे कर्नाटक को बांट सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक की फिजा जो है वो यही भौगोलिक जो हिस्से हैं वो तय करते हैं। क्योंकि तटीय इलाके यानी कि कोस्टल कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, बेंगलुरु, हैदराबाद कर्नाटक, केंद्रीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, इन सभी 6 इलाकों का जो मिजाज है वो अलग अलग है। जी हाँ, कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है, कहीं लिंगायत समुदाय बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, कहीं आपको बता दें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है, कहीं जेडीएस का जादू चला हुआ है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रवार की दृष्टि से अलग अलग राजनीति समीकरण बदलते जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मुंबई कर्नाटक की, तो मुंबई कर्नाटक का इलाका इन दिनों बेलगावी सीमा विवाद से गरमाया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, तटीय कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तो तटीय कर्नाटक इलाके में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2013 के चुनावों में कांग्रेस ने यहां बहुत बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया था, 21 में से 13 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने महज 5 सीटें ली थी। लेकिन 2018 में आपको बता दें बाजी पूरी तरीके से पलटी और विधानसभा चुनावों ने बीजेपी ने साबित किया यहाँ की जो बॉस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है। तो फिलहाल तटीय क्षेत्र का हाल मैंने आपको बताया है। सागर, देखिए बिल्कुल, जो भी दिग्गज नेता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वो भी वीआईपी लाइन में नहीं, जो आम जनता की लाइन है उसी में खड़े होकर एक इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद वोट डालने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि आम और खास सब एक ही हैं। इसमें ये कुछ भी बात नहीं नजर आती कि आप अलग मतदान कीजिए, हम अलग करेंगे। बीएस येदियुरप्पा को आप देख पा रहे हैं और सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा पहुंचे थे मंदिर जहां पर करतल ध्वनि देखी गई थी, घंटियां बजी थी, पूजा अर्चना की थी। उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल बीएस येदियुरप्पा ने किया। लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। हालांकि बीजेपी ने इनको ही आगे रखते हुए चुनाव इस वक्त लड़ा है, क्योंकि लिंगायत समुदाय को देखा जाए पिछले कुछ वक्त से लिंगायत समुदाय सीधे सीधे बीजेपी का सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरीके से 6 जो भौगोलिक परिवेश हैं वहां राजनीति किस तरीके से बदलती जाती है, कहां किसका वर्चस्व ज्यादा है, इसकी बानगी लगातार सामने आती है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते जा रहे हैं किस तरीके से तो देखिए मतदाताओं की संख्या इस वक्त आपको बता दें कुल 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 28,866 शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं। वही देखिए 80 साल से ज्यादा और कहा जाए तो आदिवासी लोग भी यहाँ पर हैं और संवेदनशील बूथों की पहचान करके विशेष व्यवस्था की गई है। 9.17 लाख पहली बार लोग वोट करेंगे। 80 साल से ज्यादा की बात देखिए हम कर रहे थे। कमजोर आदिवासी समूह, ट्रांसजेंडर के लिए विशेष बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। बिल्कुल, और कर्नाटक राज्य में कुल 5.21 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2.59 महिला मतदाताओं की संख्या है। पुरुष मतदाता जिसमें 2.62% हैं। इसी के साथ 4,699 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आई, कर्नाटक चुनाव पर अमित शाह ने ट्वीट किया है। तो बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। सुशासन, विकास और समृद्धि के लिए मतदान करें, देश के गृह मंत्री का कहना। हर एक वोट नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देश के गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। और इसी के साथ साथ देखिए अमित शाह का ये ट्वीट भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने मतदान करने की लगातार अपील की है। कहा है कि एक जो वोट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हो जाता है कर्नाटक चुनाव के लिए, क्योंकि आपका एक मतदान ही आपकी
भविष्य को तय करेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, सुशासन, विकास, समृद्धि के लिए मतदान जरूर करें। शाह ने कहा, हर एक वोट नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो कर्नाटक चुनाव पर अमित शाह का ये ट्वीट, जिसमें बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया। इससे पहले आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था और कर्नाटक की जनता से वोट देने की अपील की थी। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं और जनता से भी अपील की जा रही है कि आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जरूर आएं और समय निकालकर वोट जरूर करें। सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद कोई और काम करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, तीन ये दिग्गज पार्टियां, अगर बात करें तीनों पार्टियों की, तो तीनों ने लिंगायत और वोकलिगा समुदाय को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, क्योंकि इन दो पार्टियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। 400 मठ, 200 मठ, 80 मठ कोरबा समुदाय के। तो ऐसे में तीनों मठों की जो भूमिका है और उसके जो प्रत्याशी हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए और जो है मठों की जो संख्या है उसका प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आए आने वाले चुनाव के परिणामों में। क्योंकि बीजेपी ने सन 2018 में सबसे ज्यादा सीटें तो हासिल की। देखिए आप किस समुदाय का कितना प्रभाव है, ये अब आपको दिखाते हैं। लिंगायत की अगर बात करें तो 18%। तो किस समुदाय का कितना प्रभाव है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बात लिंगायत समुदाय की कर रहे हैं तो 18% लिंगायत समुदाय अपना वर्चस्व रखता है। कर्नाटक में 17 से 18% की जो आबादी है वो लिंगायत समुदाय की ही आती है और लिंगायत समुदाय का 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव सीधे सीधे माना जाता है। वहीं कुल 224 सीटों में से 52 विधायक इसी समुदाय से हैं। लिंगायत समुदाय की अगर बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक लिंगायत को माना जाता है, क्योंकि बसवराज बोम्मई की हम बात करें और उसके पहले येदियुरप्पा की बात करें, ये दो दिग्गज नेता लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और इन्होंने अपना प्रभाव राज्य में डाला है। लिंगायत समुदाय की बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी लिंगायत समुदाय से ही बने। तो लिंगायत और वोकलिगा और कोरबा, तीन ये जो समुदाय हैं जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, जिसका प्रभाव भी बहुत अधिक कर्नाटक की राजनीति में। बिल्कुल, यानी कि जो जातीय समीकरण है वो बहुत मायने रखता है। वैसे तो हर इलेक्शन में मायने रखता है, लेकिन कर्नाटक में अलग। देखिए, जनगणना के अनुसार आप देखिए जरा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय का कितना प्रभाव है और भाषा के आधार पर मतदाता कैसे हैं। तो बेंगलुरु अर्बन की हम लगातार बात कर रहे हैं, कुल सीटें यहाँ पर आती हैं 28। 2018 विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में था। ऑपरेशन लोटस के बाद जो पड़ला कहीं ना कहीं भारी हुआ, ऑपरेशन लोटस चलाया था, तब बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाई थी जेडीएस के सपोर्ट से। कुल 224 विधानसभा सीटें, बहुमत का आंकड़ा 113 और इसी को पाने की जद्दोजहद में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। और फिलहाल दांव पर इस वक्त दिग्गजों की किस्मत लगी हुई है। कनकपुरा विधानसभा सीट से जीके शिव कुमार हैं। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कितना किसका प्रतिशत है, कितनी किसकी अहमियत है। वोकलिगा की बात करी जाए, 12% यहाँ पर अपना वर्चस्व रखते हैं। राज्य में वोकलिगा की आबादी 12% है। वोकलिगा समुदाय का 80 विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इसमें आपको बता दें, पूर्व सीएम एचडी देवेगौड़ा इसी समुदाय से हैं। इसके अलावा कुमार स्वामी की जीडीएस पर वोकलिगा का प्रभाव भी काफी ज्यादा माना जाता है। तो वोकलिगा समुदाय से अब तक 6 सीएम बने हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं किस समुदाय में कितना प्रभाव और चुनावी प्रदेश में किस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार में सभी जुटे। तो दो दिग्गज नेता, इन दो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ हैं
निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री जो कि पहुंची हैं वोट डालने के लिए, साथ में परिवार के तमाम सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। जो बीजेपी के नेता कर्नाटक से जुड़े हैं वो इसी तरह से मतदान केंद्रों पर जाकर संदेश पहुंचा रहे कि आप भी घरों से बाहर निकलें, वोट डालने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज का दिन ये काफी अहम है कर्नाटक के आने वाले 5 सालों के लिए, प्रदेश की आवाम के लिए, कर्नाटक के भविष्य के लिए और कर्नाटक के विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत खास है। तो फिलहाल आपको बता दें, लगभग जो वोट प्रतिशत है, जो कुल वोटर्स हैं वो 5.3 इस वक्त कर्नाटक में, जिसमें 2.67 करोड़ पुरुष हैं, 2.64 करोड़ महिलाएं आती हैं। थर्ड जेंडर की हम बात करते हैं तो 4,699 थर्ड जेंडर हैं, 5.55 लाख दिव्यांग हैं, इसके अलावा 12.15 लाख 80 साल के ज्यादा उम्र के वोटर हैं। इसी के साथ साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 9.17 लाख वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम जो दिग्गज हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि आपका एक एक जो वोट है वो आपकी और कर्नाटक की किस्मत को तय करेगा। तो फिलहाल हम आपको लगातार बता रहे हैं किस सीट पर किसका कितना प्रभाव है और इसी के साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कि यदि कर्नाटक को बांटते हैं तो 6 भौगोलिक स्थिति में बांटते हैं। तो तटीय कर्नाटक की हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी की पकड़ यहाँ पर मजबूत थी। अब बात करते हैं पुराना मैसूर क्षेत्र की। तो यहाँ तीनों दलों यानी कि कांग्रेस की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात करी जाए, जेडीएस की बात करी जाए, यहाँ पर इनका बराबर का प्रभाव आपको नजर आएगा। इस इलाके को दक्षिणी कर्नाटक का इलाका कहा जाता है। हम पुराने मैसूर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस मैसूर क्षेत्र के साथ एक कुर्ग क्षेत्र आता है जो सीमाई तौर पर केरल को छूता है। हालांकि इसको बहुत खूबसूरत इलाका भी कहा जाता है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसमें दक्षिणी कर्नाटक में 15 जिले आते हैं, 51 सीटें आते हैं। वोक्कालिगा जाति का बाहुल्य तो है और कुर्ग इलाके में कोडागु ट्राइब्स के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तटीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा है, तो इसी के साथ साथ पुराने मैसूर क्षेत्र में तीनों ही पार्टियों का वर्चस्व देखने को मिलता है। बात बेंगलुरु की क्षेत्र की करते हैं तो बेंगलुरु क्षेत्र में बीजेपी हमेशा से बेहतर करती आई है और उसे उपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। फिलहाल आपको बता दें इस इलाके में 36 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 16 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक को पूरे 6 भौगोलिक परिवेश के अनुसार बांटते हैं और इन्हीं से ही दशा और दिशा कर्नाटक की तय होती है। तो फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि आज के दिन का इंतजार कर्नाटक की जनता को और यूं कहें कि कर्नाटक के तमाम जो सियासतदान हैं उनको इंतजार था। आज मतदान हो जाएगा, 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कर्नाटक चुनाव की, किस तरीके से समीकरण क्या कह रहे हैं। 2013 में क्या कुछ समीकरण बने थे, किसकी कितनी सरकार थी और इसी के साथ साथ वो देखिए दिग्गज भी, जहां पर दिग्गजों की दाव अब साख पर है। तो बीजेपी के अगर प्रचार की बात करें तो केंद्र में देखिए मोदी को रखा गया, बजरंगबली, सांप, आतंक पर फोकस, कई ऐसे मुद्दे रहे जो इस समय हावी दिखाई दिए। आज के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल से 6 मई के बीच यानी कि कैंपेन के आखिरी 8 दिनों में 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, 2 दिन में 36 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने 206 पब्लिक रैलियां, 90 रोड शो किए और राज्य के नेताओं ने 231 सभाएं और 48 रोड शो किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल बैन, बजरंग बली, केरल स्टोरी, लव जिहाद, 91 गालियां, जहरीला सांप कहे जाने पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो बाकी नेता भी तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण और आतंकवाद पर लगातार बोलते आए। इसका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि क्या जिन बातों का बीजेपी के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने जिक्र किया है मंचों पर खड़े होकर, आज क्या जनता भी उन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचेगी। बिल्कुल सागर, हम इसलिए भी ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनावी कैंपेन के आखिरी हफ्तों में ही यूं कहें
तभी यहाँ पर देखा गया है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो मुद्दा है कांग्रेस का, मुद्दा ये रहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिसपे कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा हुआ है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और कमीशन पर फोकस रखा है। तो कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट आया है। तो आपको बता दें, वोटिंग करने वाले फर्स्ट वोटर का स्वागत है, ये आपको बता दें। इसी के साथ साथ लोग इस बार पारदर्शी और लोक कल्याणकारी सरकार को चुनेंगे। तो आज बड़ी संख्या में मतदान करें, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हां, कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं और इसी के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की साख के लिए बहुत जरूरी है कर्नाटक चुनाव जीतना, क्योंकि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से संबंध रखते हैं और कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए। बड़ी खबर, ये वोटिंग करने वाले फर्स्ट वोटर का स्वागत, लोग इस बार पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनेंगे, ये कहना कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। आज बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष का एक ट्वीट सामने आया। वोटिंग करने वाले फर्स्ट वोटर का स्वागत। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी भी है और अन्य पार्टियां भी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। तो कर्नाटक में एक महीने चले चुनाव प्रचार के बाद 224 सीटों के लिए आज सुबह देखिए खड़गे का जो ट्वीट आया है वो कुछ ऐसा है। आज बड़ी संख्या में मतदान का समय है। बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। कर्नाटक के लोगों ने फैसला किया है कि वो एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार को चुनेंगे। आज बड़ी संख्या में मतदान का वक्त है, आप मतदान करिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी के साथ साथ ट्वीट करके उन्होंने कर्नाटक की जनता से अपील की है। तो बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप पहुंचे, आप पोलिंग बूथों पर अपने मस्त का इस्तेमाल करें और एक एक वोट देखिए बहुत कीमती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग 450 से ज्यादा रैलियां की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो भी किए हैं। खुद प्रधानमंत्री कर्नाटक में रुके भी थे, उन्होंने यहां पर रोड शो किए। मेगा रोड शो आपको याद होगा, 36 किलोमीटर का रोड शो 2 दिन में यहां पर तय किया गया। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया ने भी 31 से ज्यादा सभाएं की हैं। तो चुनावी कैंपेन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन पर फिलहाल फोकस रखा हुआ है। भाजपा ने बजरंग दल आतंकवाद को मुद्दा बनाया है। मोदी ने 19 में से 12 सभाओं में बजरंग बली का जिक्र किया है। जी हां, जब चुनावी मैनिफेस्टो यूं कहें जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा और पीएफआई पर बैन और बजरंग दल पर बैन की बात कही गई, तभी से मुद्दा जो है कहीं ना कहीं गर्मा गया और इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश बीजेपी ने पूरे देश भर में की। आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था और यूं कहें कि इस पूरे मुद्दे को बजरंग बली से साफ तौर पर जोड़ दिया गया। इस पूरे मुद्दे को कैश करने की कोशिश बीजेपी ने लगातार की है। तो कर्नाटक का ताज किसके सिर पर सजेगा? 13 तारीख वो दिन जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आज ये दिन है मतदान का। 224 विधानसभा सीटें और एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग, इसीलिए पूरे कर्नाटक में आज के दिन गहमागहमी है। सभी जगहों पर पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ इसीलिए है क्योंकि सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। 224 सीटें हैं। इसी के साथ साथ आपको बता with the way our party has conducted the campaign for last 3 months, and I'm very happy the way the people have responded, and I'm very happy the way our workers have really toiled hard to make this victory a reality. Bommai sir, do you want to appeal something to the voters of Karnataka today? Yeah, I just want to say that please come and vote to the success of democracy
and development of Karnataka. Sir, do you think there were several things like Bajrang Dal controversy and several controversies I should not speak. which could which could be a favor for you, sir? ಕನಿಷ್ಠ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರೋದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ವಿಜೇಂದ್ರ is going to get more than 40,000 votes here, and the entire state will get absolute majority, and we are going to form the government. There is no doubt about it, and people's response is very good. Whenever I tour in the state, the response was very good. On that basis, I am telling you that we are going to get absolute majority, and we are going to form the government. Any message for voters? That percent does not arise when we are going to get absolute majority. What will be the number, sir? Absolute majority this time. More than 125 to 130 seats in the state we are going to win. Here about 40,000 margin. Vijayendra is going to win. ಸರ್ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್? ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪೂರಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಾವು 125-130 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರದೇ ಹಂಗಿಲ್ದೇನೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು, ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. Congress was complaining about Prime Minister's video just ahead of the polling. There are no other go now because 100% they are sure they are going to lose the election. That's why these type of all nonsense they will speak. For that there is no respect for that words. चलिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त का दिन और आज का दिन यूं कहें बेहद खास है कर्नाटक की जनता के लिए, और न्यूज़ इंडिया पे तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर करिए।